27 मई 1964 हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन हो गया। एक तरफ तो पूरा देश निधन में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ हर कांग्रेस नेता के मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, अब नेहरू के बाद कौन। आदार, आदाब, नमस्कार। मैं तमन्ना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका WCG न्यूज़ में। मैंने एक सवाल पूछा था, अब नेहरू के बाद कौन। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकते थे, उनका नाम था के कामराज। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अपने काम से पूरे देश में प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने 1963 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके साथ 6 और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था ताकि वे कांग्रेस पार्टी में रहकर कार्य कर सके। इस घटना को कामराज प्लान से भी जाना जाता है। दूसरी ओर मोरारजी देसाई, जो नेहरू जी के समय में फाइनेंस मिनिस्टर और गुजरात और महाराष्ट्र, जो अब एक अलग अलग राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनसे मिलने उस समय के पत्रकार कुलदीप नैयर, जो कि UNI के पत्रकार थे, मोरारजी देसाई से मिलने गए। वहां जाकर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मोरारजी देसाई इस प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हैं या नहीं। वहां जाकर उनको 100% प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने का पूरा आभास हो गया। बेशक उनकी मुलाकात मोरारजी देसाई से नहीं हो पाई। इसके बाद कुलदीप नैयर शास्त्री जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शास्त्री जी से भी एक ही सवाल पूछा, क्या वे प्रधानमंत्री की लड़ाई में लड़ेंगे। तो उनका भी एक ही जवाब आया, हाँ, अगर मोरारजी देसाई भी इस लड़ाई में है तो मैं भी इस लड़ाई को लड़ूंगा, लेकिन मैं इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपनी इन बातों में और बातें भी कही, जिसमें उन्होंने जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया था। इन दोनों को वे इस देश के प्रधानमंत्री के तौर में देखना चाहते थे, लेकिन के कामराज मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके गैर हिंदी भाषा के लोगों के प्रति व्यवहार की वजह से। इसका निर्णय कामराज नेहरू की मृत्यु से पहले ही ले चुके थे। जब वे सितंबर 1963 में तिरुपति गए थे, तो वहां उन्होंने गैर हिंदी भाषा राज्यों के मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक की थी, जिसमें संजीव रेड्डी, SK पटेल, अतुल्य घोष, ये इतने बड़े नेता शामिल थे। इस बैठक में इन सभी नेताओं से मिलकर यह निर्णय लिया गया कि वे मोरारजी देसाई को किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इसके लिए के कामराज ने 30 मई 1964 को एक बैठक बुलाई, जिसमें कि वे अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस बात का निर्णय ले सके, जिस पे तो कई विरोधी आए सामने। उनमें से एक थे प्रताप सिंह कैरो, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री थे और वे मोरारजी देसाई के समर्थक थे। उन्होंने बोला कि आने वाले प्रधानमंत्री का निर्णय कांग्रेस पार्टी ना लेकर कांग्रेसी संसदीय दल तय करे, और मोरारजी देसाई की भी इसमें यही राय थी। के कामराज ने इसमें एक आम राय बनाने का फैसला लिया। उन्होंने हर मुख्यमंत्री के पास जाकर एक आम राय बनाई। एक आम राय बनाने के बाद उन्होंने अपना निर्णय मोरारजी देसाई को सुनाया। मोरारजी देसाई से वार्तालाप किया और बताया कि इस आम राय में शास्त्री जी को इस देश का नया प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है। पहले तो मोरारजी देसाई ने बहुत बहस करी, लेकिन उसको एक आम राय मानकर उन्होंने इस निर्णय का सम्मान किया। फिर 2 जून 1964 को औपचारिक रूप से लाल बहादुर शास्त्री को इस देश का दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन के कामराज ने अपने भाषण में लाल बहादुर शास्त्री जी की शक्तियों का एक सीमा दे दी थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो भी फैसला लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो कांग्रेस पार्टी का भी उसमें पूरा योगदान होगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री ने दोबारा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। पत्रकारों ने उनसे अपमानजनक भाषा में सवाल पूछे
उनसे ऐसे सवाल किए गए जो शायद कोई बड़ा अफसर छोटे मोटे अफसरों से बात कर रहा हो। उनकी समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद त्रिमूर्ति भवन, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का निधन हुआ था, वहां उस जगह को नेहरू मेमोरियल बनाने की बात कर रखी गई। पहले तो उनको नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा गांधी का पत्र आया जिसमें लिखा था, शास्त्री जी आप त्रिमूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल बना दें, या फिर अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो इसकी भी पुष्टि कर दें। क्योंकि जिस तरह नेहरू जी से मिलने तरह तरह के लोग और दूर दूर से लोग आते थे, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोई उतने लोग आएंगे। इस बात को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी थोड़े से नाराज हुए। इंदिरा गांधी उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में थी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की मिनिस्टर थी। उसके बाद उनको नेहरू जी की बहन कृष्णहती सिंह का भी पत्र आया जिसमें उन्होंने बोला, शास्त्री जी आप जल्द से जल्द त्रिमूर्ति भवन पर निर्णय ले लीजिए। उन्होंने और भी बताया कि इंदिरा गांधी को इससे कई दिक्कतें हो रही है। शास्त्री जी ने गुस्से में आकर उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया और कहा, अब तो मैं तीन मूर्ति भवन की तरफ देखूंगा भी नहीं। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की आलोचना संसद में भी होने लगी। एक कमजोर प्रधानमंत्री की नज़र से उनको जानने लगे लोग। संसद में बैठे सभी लोग देश में फैली आर्थिक स्थिति और अनाज संकट का उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी को एक नारा दिया, सप्ताह में एक उपवास, जिसकी शुरुआत शास्त्री जी ने अपने घर से करी। उन्होंने अपने घर में हुई खेती का भी एक ऐलान किया कि हम लोग को अपने घर में ही खेती करनी चाहिए, जिसको देखा देखी में और भी लोगों ने अपनाया। इसके बाद उनके सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई। अभी चीन और भारत का युद्ध थमा भी नहीं था कि उधर पाकिस्तान ने एक और युद्ध का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में एक और लड़ाई का आगाज कर दिया, जिसके चलते गुजरात का एक हिस्सा कंजरकूट पाकिस्तान ने हथिया लिया। अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते भारत को 75 स्क्वायर मील हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के छंब में हमला बोल दिया, जिसकी वजह से शास्त्री जी ने एक अहम निर्णय लिया। उन्होंने पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर खोल देने का ऐलान करा और अपनी सेना को आदेश दिया कि वह पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसकर एक और लड़ाई का आगाज करें, जिसकी वजह से 7 से 20 सितंबर तक सियालकूट में खूब भयंकर युद्ध हुआ। अंत में यूनाइटेड नेशन को बीच में आकर युद्ध को शांत कराना पड़ा। इसकी वजह से उनको अपना एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा और वह अब हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है। 23 सितंबर को इस युद्ध को औपचारिक रूप से विराम दे दिया गया। इसकी घोषणा स्वयं शास्त्री जी ने की और इसके बाद शास्त्री जी जिसको हर कोई सराहने लगा, उन्होंने इलाहाबाद के उरवा गांव में 21 अक्टूबर को एक भाषण दिया और एक नए नारे की घोषणा की, जय जवान जय किसान। इसके बाद भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त नहीं, विराम हुआ था, क्योंकि अभी भी सीमाओं पर कई गोला बारूद, कई लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसकी वजह से सोवियत रूस ने ताशकंद में एक पीस मीटिंग बुलाई जो 4 जनवरी को आयोजित होने वाली थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अबू खान भी शामिल थे। यह मीटिंग 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चली। इसमें कई ऐसे मसलों पर खूब बहस हुई जिसपे ना तो पाकिस्तान माने और ना तो हिंदुस्तान। आखिर में एक फैसला निकला, उस फैसले में यह बताया गया कि दोनों देशों में से कोई भी एक दूसरे के निजी मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। कोई भी एक दूसरे के युद्ध होगा तो उसको आराम से शांति से सुलझा लिया जाएगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कक्ष में विराम करने के लिए गए और विराम करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी
से फ़ोन पे वार्तालाप किया और वे सोने चले गए। और अगले दिन भारत को एक दुखद समाचार मिला कि अब हमारे शास्त्री जी हमारे बीच नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अब इसमें ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे जहन में उठते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया? और भी कई ऐसे पहलू हैं जिनको हम समझना चाहते हैं और उनको समझना पड़ेगा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WCG न्यूज़।